everyone, welcome to Unacademy. I am Priya Verma, Deputy Collector, MPPSC 2017 रैंक 4 और कुछ वीडियोस मैंने आपके लिए डाले हैं जो कि आपने अगर नहीं देखे हैं इकोनॉमिक्स के लिए तो पहले प्लीज आप उन्हें देख लीजिए और ये नया लेसन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो है बौद्धिक संपदा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी व्यक्ति अगर किसी ने उसकी बुद्धि को यूज करके, ठीक है, उसकी बौद्धिक क्षमता को यूज करके, उसके दिमाग को यूज करके और परिश्रम करके अगर उसने कोई संपत्ति बनाई है, ठीक है, मानव की वह संपत्ति जो उसकी स्वयं की बौद्धिक क्षमता और परिश्रम द्वारा तैयार की जाती है, जैसे कि कलात्मक रचनाएं, ठीक है, उसने कोई कला तैयार की है, कोई रचना बनाई है, वैज्ञानिक आविष्कार किया है तो उसमें उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, या उसने कोई साहित्य लिखा है, या संगीत से संबंधित कोई म्यूजिक बनाया है, गाना बनाया है, कोई नया सूत्र, सिद्धांत, उपकरण, किसी भी प्रकार का सृजन उसने अगर उसकी बुद्धि का प्रयोग करके किया है तो वो उसकी बौद्धिक संपत्ति कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार की बौद्धिक संपत्ति को कोई व्यक्ति चुरा नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि हमने, मान लीजिए, हम ये भी सुनते हैं कि उस सिंगर ने तो उसका गाना चुरा लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो गाना किसी और ने लिखा है, किसी और ने अपना दिमाग लगाया है, मेहनत की है उस गाने को लिखने में और किसी दूसरे सिंगर ने उसको चुरा लिया। तो इनको सबको, इन चीज़ों को मतलब कोई चुरा ना सके, इसलिए जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट एवं समान रूप से अन्य कुछ कानून बनाए, ठीक है। मुख्यतः जो वर्ड यूज होता है वो होता है पेटेंट। तो ये जो होता है WTO एक तो, ठीक है, WTO, और WTO का एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको बौद्धिक संपत्ति, विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन, इन्होंने एक कुछ कानून बनाए हैं जैसे जिसमें पेटेंट आ गया, कॉपीराइट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के कानून बनाए हैं जिससे कि इस प्रकार की जो बौद्धिक संपदा है उसको कोई अन्य व्यक्ति चुराकर प्रयोग नहीं कर सके, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है सूक्ष्म साख, माइक्रो क्रेडिट, ठीक है। माइक्रो क्रेडिट मतलब बहुत छोटी राशि या बहुत छोटा सा कर्ज की जो राशि होती है उसको माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो मुख्य रूप से जो इसका जो फायदा होता है इसमें यह रहता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं रखी जाती, क्योंकि मुख्यतः जो कम रुपए का जो ऋण है वो गरीब लोग रहते हैं, किसान, गरीब, या फिर कोई महिलाएं जिनके पास कोई साधन नहीं है आय का, तो वो इस प्रकार के ऋण लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो गरीब होते हैं उनको ये दिया जाता है, बहुत छोटा सा कर्ज रहता है ताकि वो अपनी जीविका चला सके, उस कर्ज से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सके, ठीक है। तो इनके पास ऋण लेने के लिए कोई गिरवी रखने का इनके पास कोई सामान नहीं होता। तो माइक्रो क्रेडिट में मुख्य जो वर्ड आएगा वो ये आएगा कि छोटा सा कर्ज लिया है, छोटी सी वित्त धनराशि ली है जिसके बदले में गिरवी कुछ भी नहीं रखा है, कोई संपार्श्विक गारंटी नहीं रखा है, कोई सिक्योरिटी इसके बदले में नहीं दिया है, ठीक है। ये वाला जो मैंने यहाँ पर डाला है आप, तो उसमें क्या है कि 2006 का जो नोबेल का शांति पुरस्कार है वो बांग्लादेश में माइक्रो क्रेडिट को बढ़ावा देने वाले मोहम्मद यूनुस और उनका ग्रामीण बैंक, ठीक है। ये जो ग्रामीण बैंक खोला था मोहम्मद यूनुस ने, वो माइक्रो क्रेडिट देता था वहाँ के लोगों को, इसलिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो ये पूछा जा सकता है कि ग्रामीण बैंक क्या है, या फिर कौन सा बांग्लादेश का कौन सा वो है जिसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी। देखिए, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है कि जो साइकिल चलता है हमारा अर्थव्यवस्था का, जिसमें कभी बूम रहता है तो कभी मंदी रहती है, ठीक है। धीरे धीरे हमारा मंदी से उभर कर फिर धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद बूम की स्थिति आती है, बूम की स्थिति आने पर फिर धीरे धीरे कम होता है, फिर मंदी आती है। तो ये एक साइकिल हमेशा चलता रहता है। तो ये साइकिल के कारण जब मंदी आती है उस समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। यह जो चक्रीय बेरोजगारी है मुख्यतः ये विकसित देशों में देखी जाती है, ठीक है। ऋण परिवर्तन, डेप्ट कन्वर्जन, इसमें क्या होता है
कि जो ऋण दिया है उस ऋण, देखो नाम से समझने की कोशिश कीजिए हमेशा ही, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको नाम से ही समझने की कोशिश कीजिए। ऋण परिवर्तन मतलब क्या है कि कोई भी ऋण है उसको परिवर्तित कर दो, ठीक है। तो कोई सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता पर यदि सरकार उसका वास्तविक भुगतान न करे, मतलब हमने कोई सार्वजनिक ऋण लिया है तो सरकार उसका वास्तविक रूप से हमको भुगतान नहीं कर रही है, उसके बदले में उसने क्या किया, नए ऋण पत्र जारी कर दिए। उसके जो पैसा जो हमारा बन रहा था उसके बदले में उसने हमको नए ऋण पत्र दे दिए। तो ये जो प्रक्रिया है जहाँ पर उसने इस ऋण को परिवर्तित कर दिया दूसरे ऋण में, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ऋण परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब अदृश्य मतलब जो बेरोजगारी ऐसी हो जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसमें सामान्यतः क्या होता है कि जो स्पष्ट रूप से वो व्यक्ति हमको बेरोजगार प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वो काम पर लगा हुआ है। ठीक है, अब काम पर लगा हुआ है तो हमको क्या लगेगा कि वो काम कर रहा है, पैसे अर्न कर रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, उस काम में उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, मतलब सीमांत उत्पादकता शून्य का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को अगर उस काम से हटा दिया जाए तो भी वहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 100 यहाँ पर वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, ये मान लीजिए एक खेत है, यहाँ पर 100 वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं और वो व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है, और अगर उसको यहाँ पर से हटा दिया जाए, ठीक है, तो भी 100 वस्तुएं उत्पादित होगी। तो इसका मतलब क्या है, वो अदृश्य रूप से बेरोजगार है, वो जबरन में यहाँ पर काम में लगा हुआ है लेकिन उसकी उत्पादकता शून्य है। तो बेरोजगार उसको भी कहते हैं कि भले वो काम करे लेकिन कोई उत्पादकता अगर उससे नहीं हो रही है तो वो भी एक तरीके से बेरोजगार होता है। ठीक है, तो अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः जो होती है वो कृषि के क्षेत्र में ही देखी जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो गरीब लोग रहते हैं उनके पास जो खेत रहते हैं वो बहुत कम होते हैं क्षेत्रफल में, 1 बीघा 2 बीघा ऐसे खेत होते हैं, इवन इतने भी नहीं होते, और उसी में 10-10 लोग काम कर रहे होते हैं। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितना उत्पादन होना है उतना ही होगा, भले 10 लोग काम करें या 20 लोग काम करें। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, इसके वर्ड से समझने की कोशिश करो कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का जो विलोम शब्द है वो है डिसइन्फ्लेशन। मतलब कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए या फिर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि साख नियंत्रण करना, तो उसके परिणाम स्वरूप ये प्रयास जो किए जाएंगे उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मुद्रास्फीति की दर घटने लगेगी। तो इस दर को घटाने के लिए, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को घटाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को ही डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बदले में क्या होगा, कीमतों में फिर गिरावट आएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती है, तो कीमतें यहाँ पर अब कम होने लगेगी, रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह स्थिति मुद्रा अपस्फीति विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में यद्यपि मूल स्तर गिरता है तथापि यह सामान्य मूल स्तर से ऊपर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है कि जो श्रम है उसको अलग अलग लोगों में विभाजित कर दिया है। कोई एक कार्य को, किसी भी एक पूरे कार्य को किसी एक व्यक्ति से न करवाना, उसके आधे आधे हिस्से को अलग अलग लोगों से करवाना। उसमें क्या होगा कि वो व्यक्ति लगातार वही काम करेगा तो उसको उसमें एक्सपर्टाइजेशन आ जाएगा, वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कार बनाना है तो टायर एक व्यक्ति बना रहा है, उसका दूसरा जो ढांचा है वो एक अलग व्यक्ति लगा रहा है, इंजन अलग व्यक्ति लगा रहा है। तो इसमें क्या रहेगा फिर उसको कि जो टायर बनाएगा तो वो टायर बनाने में एक्सपर्ट हो जाएगा, जो ढांचा बना रहा है ढांचा बनाने में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, विशिष्टीकरण आएगा और जो काम रहेगा वो भी अच्छे से हो पाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है कि विभिन्न विभिन्न चरणों को भिन्न भिन्न लोगों से पूरा कराएं, तो इसी को ही श्रम विभाजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राशि पतन या फिर डंपिंग। ठीक है, डंपिंग आपने हमेशा सुना होगा। इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु है उसका बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया, अति उत्पादन हो जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में बाजार में उस वस्तु के मूल्य को एक निम्नतम स्तर से नीचे गिरने से
रोकने के लिए, ठीक है। अब जब अति उत्पादन हो जाता है, जब भी आपने देखा है कि बम्पर उत्पादन हो गया, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया, मतलब क्या हो गया, पूर्ति बहुत ज़्यादा हो गई, मांग कम है, मांग मतलब उतनी लेकिन बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई, तो फिर उसकी क्या होगी, प्राइस कम होने लगेगी। तो उस प्राइस को एक न्यूनतम स्तर से रोकने के लिए जो भी अतिरिक्त भंडार होता है, जो अतिरिक्त भंडार होता है उसको विदेशी बाजार में या तो बहुत कम मूल्य पर बेचते हैं या फिर उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया, इसी को कहते हैं राशि पतन या फिर डंप, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हमने क्या कर दिया, डंप कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, ताकि जो अतिरिक्त उत्पादन है उसको बाजार से दूर करके वस्तु का मूल्य गिरने से रोका जा सके, ठीक है। इसमें उत्पादकों का ही हित छुपा है ताकि उनकी जो वस्तु है वो बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब क्या होता है, आर्थिक संसाधनों का पूर्व मूल्यांकन करना, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करना, ठीक है। हर चीज को योजनाबद्ध उपयोग से प्रयोग करना, ठीक है। जितने भी हमारे पास आर्थिक संसाधन है, पहले तो हम उनका पूर्व मूल्यांकन कर लें कि हमारे पास क्या क्या है, फिर लक्ष्य निर्धारित करें, तो वो लक्ष्य भी हम पूर्व में ही निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग का मतलब ही यह होता है कि ये सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन इस काम को करेगा, कितने समय में करेगा, ये सब बैठ के प्लान करना, ठीक है। तो और हम क्या कर रहे हैं, आर्थिक प्लानिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन करेंगे कि हमारे पास संसाधन कौन कौन से हैं, फिर लक्ष्य को निर्धारित करेंगे कि इन संसाधनों का उपयोग करके कौन कौन से लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करेंगे कि इतने साल में हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और फिर उस हिसाब से उन संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करना, यही सब काम आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक है। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत प्राथमिकताओं का निर्धारण पहले ही कर लेते हैं, पहले ही पता कर लेते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या क्या है, ठीक है। तो इसी प्रकार से साधनों का आवंटन भी किया जाता है।